तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। इस चैनल पर अंकगणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को आप जरूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण या मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित 100 से अधिक एपिसोड्स मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी अपलोड होंगे। तो इस तरह से एक ही चैनल पर सभी विषयों की आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, पहले के एपिसोड में आपने 1 से 4 तक के प्रश्नों को अंकगणित में देखा था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये रहा हमारा प्रश्न 5.6, 0.65 और 2.678 का योग है, और ये आपके 4 उत्तर विकल्प दिए गए। अब इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास या अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं अपनानी है। आप बिना दशमलव वाली संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही इसे भी जोड़ लेना है। लेकिन दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते समय एक सावधानी आपको अतिरिक्त रखनी पड़ेगी, वो ये कि सभी संख्याओं के दशमलव को एक सीध में रखना है, एक सीध में रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम संख्याओं को या अंकों को हम ठीक उसी तरह से जोड़ देंगे जिस तरह से हम बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। ये 8 के सामने और कोई अंक नहीं है तो हमने नीचे 8 लिख दिया। 5 और 7 12 होता है तो हमने 2 लिखा। अभी हमारे पास 1 बचा हुआ है, और ये 3 6 है तो 18, और 1 हमारे पास था तो 19, हमने 9 लिख दिया। अभी भी हमारे पास 1 है, और 5 और ये 2 7, और जो 1 बचा हुआ है वो 8। यानी कि इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 8.928, जो हमारे उत्तर विकल्प में यहां पर है। यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सी। ये तो हुआ इस प्रश्न को हल करने की बात। लेकिन यहां मैं 1-2 अतिरिक्त बातें आपको बताना चाहूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टिकोण से। वो ये कि कई बार हम उत्तर विकल्पों को देखकर भी उत्तर चुन सकते हैं, और इससे समय की बचत होती है, जो खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। हालांकि इसको हल करने का आसान तरीका तो यही है, उचित प्रक्रिया तो यही है। लेकिन आप याद रखें कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए समय की बचत, एक्यूरेसी के साथ समय की बचत बहुत जरूरी है, ताकि यदि कोई कठिन प्रश्न आ गया है तो उसके लिए, उसको हल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो। तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि देखिए, आप इन उत्तर विकल्पों पर गौर कीजिए। एक में क्या है, 89.28, जो कि आए उत्तर से, यानी कि 8 से करीबन करीबन ये 11 गुना बड़ी संख्या है। दूसरा है 892.8, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तीसरा है 0.8928, ये बहुत ही छोटी हो गई। ठीक है, ये 3 विकल्प आपने देख लिया। तो मान लें कि हम इसको इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, तो हम कैसे हल प्राप्त करें आसानी से, अनुमान के आधार पर और एक्यूरेट। तो चलिए वो देखते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 5। ठीक है, तो 5 का सन्निकट मान आप दिमाग में लाइए। 5.6 है तो ये करीबन क्या होगा, 6। अच्छा, ये 0.65 है तो इसका मान होगा 1,
तो हो गया क्या 7, और ये 2.678 है, तो इसका मान हो गया 3, यानी कि 6 है, 5 से अधिक है तो 3, तो 7 3 10, यानी कि आपका जो उत्तर होगा उसका मान 10 के आसपास होना चाहिए, एक अधिक या एक कम, ठीक है, लेकिन 10 के आसपास होना चाहिए। चूंकि यहां जो उत्तर विकल्प दिए गए हैं वो कई गुना ज्यादा है या कम है, तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके सामने ये कंडीशंस आए तो आप इस तरह से आसानी से तुरंत बना सकते हैं। यानी कि इसमें हमें ये देखना होगा कि 10 के आसपास का मान क्या है, चूंकि जो विकल्प है उसमें बहुत अंतर है, या तो कोई बहुत बड़ा है या कोई बहुत छोटा है। तो जब हम 10 के आसपास का मान देखेंगे तो वो हमें कहाँ लाएगा, सी के पास। तो इस आधार पर भी हम अपना उत्तर सी करेंगे। और खास करके ऐसी स्थिति में जब उत्तर में आए हुए अंक, विकल्प में आए हुए संख्याओं के अंक एक ही जैसे हैं, देखिए सब में क्या है 8 9 2 8, 8 9 2 8, 8 9 2 8, 8 9 2 8, ऐसे में हमारे लिए इस तरीके से सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। अब चलिए इसमें अब दूसरी बात आपको बताते हैं। देखिए दशमलव की कोई भी संख्या हो, उनको जोड़ते समय हम कुछ विकल्पों को तो ऐसे भी छांट सकते हैं। कैसे? तो अब इसमें देखिए दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो हमेशा याद रखें कि आपके उत्तर विकल्प में दशमलव के बाद 3 ही अंक आएंगे। कितने आएंगे? 3 ही अंक आएंगे। आप देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने हैं, 2, ये आपका विकल्प नहीं होगा सही। इसमें कितना है, 1, ये भी नहीं सही होगा। इसमें कितने हैं अंक, 4 दशमलव के बाद, इसमें कितने हैं 4, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। और इसमें कितने हैं दशमलव के बाद 3। अगर मान लो कि इन संख्याओं में कोई एक ऐसी संख्या होती जिसमें दशमलव के बाद 4 अंक होते और बाकी उससे दशमलव के बाद कम अंकों वाली संख्याएं होती, तो जो हमारा उत्तर होता उसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक होते, 4 अंक होते। तो जो दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक हैं उन संख्याओं को गिन लो कि दशमलव के बाद कितने अंक है। अपने उत्तर विकल्प में उतने अंक वाले विकल्प को ही आप खोजो दशमलव के बाद। तो इस तरीके से भी हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में हम उत्तर खोज सकते हैं। यही मुझे अतिरिक्त बात आप लोगों को कहनी थी, लेकिन मेरा पर्पस अभी ट्रिक बतलाना नहीं है, मेरा पर्पस है गणित को समझाना, सिखाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 2.05 जोड़ 1.01 गुने 2.99 का निकटतम मान कौन सा है। निकटतम मान मतलब सन्निकट मान, इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नियरेस्ट वैल्यू। तो और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। अब ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, आप हमेशा गणित सीखने की कोशिश करिए। प्रश्न हल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप सीख लेते हैं। तो ये ऐसा एक क्या है, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जोर आप दीजिए किस पर, गणित को सीखने पर, न कि प्रश्न को हल करने पर, खासकर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। तो चलिए इसमें एक ही चीज आपको याद रखना है, बहुत ही आसान प्रकार का ये प्रश्न है कि यदि दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वो 5 या उससे बड़ा है, यानी कि 6, 7, 8 या 9 हो सकता है, तो वैसी स्थिति में दशमलव के बाद जो भी अंक हो उस सबको हम 1 मान लेंगे अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो, और उसे पीछे की ओर जो पूर्ण संख्या है दशमलव के पहले उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और यदि दशमलव के बाद 0 आता हो या 1 आता हो या 2 आता हो या 3 आता हो या 4 आता हो, 5 नहीं 4 तक, 0 से 4 तक, यानी कि 5 से कम कोई भी अंक आता हो, तो वैसी स्थिति में
दशमलव के बाद आने वाले सभी अंकों को, यानी कि यहाँ अगर हम उदाहरण लें तो 0 और 1 है, यानी कि 0 और 1 है, तो उसका मान हम 0 ही मानेंगे। और पीछे जो पूर्णांक है दशमलव के पीछे, यहाँ पर 1 है, तो उसमें कोई भी मान नहीं जोड़ेंगे और वो वैसा ही रह जाएगा। बस यही दो चीज आपको याद रखना है इस तरह के प्रश्न को हल करते समय। क्या कौन कौन सी बातें याद रखनी है? दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ा कोई अंक होता हो तो दशमलव के बाद के सभी अंकों का मान हम 1 रखेंगे और दशमलव के पीछे यानी कि बाईं तरफ जो संख्या है या अंक है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, वही उस पूरी संख्या का सन्निकट मान होगा। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने लिख दिया 2.05 जोड़ 1.01 गुणे 2.99। ठीक है, अब सबसे पहले इसका सन्निकट मान लेते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है? 0.5, यानी कि 0 है। दशमलव के ठीक बाद क्या है? 0 है, जो कि 5 से कम है। तो अब इसके बाद 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद इन सभी अंकों का मान 0 ही होगा, इसलिए हम 2 में कोई अंक नहीं जोड़ेंगे और इस पूरी संख्या का सन्निकट मान क्या रह जाएगा? 2। ठीक है, और उसके बाद जोड़, तो मैंने लिख दिया जोड़। अब चलिए इसका सन्निकट मान लेते हैं। 1 के बाद ये दशमलव के बाद फिर क्या है? 0, जो कि 5 से कम है। तो इस दोनों ही अंकों का कुल मान क्या होगा? 0, इसलिए 1 में भी कोई हम अंक नहीं जोड़ेंगे और इस पूरी संख्या का मान रह जाएगा सन्निकट मान 1। तो हमने लिख दिया 1। ये गुना का चिन्ह है तो हमने दे दिया गुना। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 9 आ गया। ठीक है, अब 9 के आगे कौन सा अंक है? 9 के बाद 9 है, 5 है, 4 है, 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के ठीक बाद वाला अंक, और ये दशमलव के ठीक बाद वाला अंक कौन सा है? यहाँ पर 9। यदि वो अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे की संख्या यानी दशमलव के बाईं ओर जो संख्या या अंक है उसमें हम 1 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 9 है, यानी कि 5 से बड़ा अंक है, तो इसीलिए इस 0.99 का पूरा मान क्या हो जाएगा? 1, और उसको हम जोड़ लेंगे किसमें? 2 में। तो 2 1 3, तो हमने लिख दिया गुने 3। इस तरह से हमें अब कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ? व्यंजक प्राप्त हुआ 2 जोड़ 1 गुने 3। अब इसको कैसे करेंगे? 2 1 3 गुने 3 नहीं कर लेना, पहले हम गुना की क्रिया करेंगे। 1 गुने 3 बराबर 3, और ये हम इसमें जोड़ लेंगे 2 में। तो 2 जोड़ 3, और 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5, और ये हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 20 घटे बड़ी कोष्ठक शुरू 18 घटे मध्यम कोष्ठक शुरू 8 भाग 4 घटे छोटी कोष्ठक शुरू 8 घटे 6 भाग 3 छोटी कोष्ठक बंद भाग 3 मध्यम कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठक मान। अब कह रहा है कि इस व्यंजक का क्या मान होगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प है 1 2 3 और 4। अब देखिए इन व्यंजकों को हल करते समय जो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले छोटी कोष्ठक की क्रिया करेंगे, फिर मध्यम कोष्ठक की, और सबसे अंत में बड़े कोष्ठक की। ठीक है, तो चलिए इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। 20 घटे बड़ी कोष्ठक शुरू 18 घटे मध्यम कोष्ठक शुरू 8 भागा 4 घटे छोटी कोष्ठक शुरू 8 घटे 6 भागा 3 छोटी कोष्ठक बंद भाग 3 मध्यम कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठक बंद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कहां से शुरू करेंगे प्रक्रिया को? गणितीय क्रिया को कहां से शुरू करेंगे? छोटी कोष्ठक से। अब छोटी कोष्ठक में देखिए 2 गणितीय चिन्ह, एक घटा का और एक भाग का। तो अब पहले किसको करेंगे? तो वही बॉडमास वाला रूल, पहले हम किसको करेंगे? भाग का। तो हम सबसे पहले 6 भागा 3 यानी कि 2 आया,
तो छोटी कोष्ठक में क्या मान बचेगा, 8 घटे 2 यानी 2, इसमें से 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। तो उसको हमने लिख लिया यहाँ पर 20 घटे बड़ी कोष्ठक शुरू 18 घटे मध्यम कोष्ठक शुरू 8 भागा 4, और ये देखिए 8 तो हमने लिख दिया 8 और 6 भाग 3 बराबर 2 आया तो लिख दिया 2, फिर छोटी कोष्ठक बंद भाग 3 मध्यम कोष्ठक बंद और बड़ी कोष्ठक बंद। ठीक है, अब अगले चरण में चलते हैं। 20 यहाँ 20 के बदले हमने लिख लिया 20 माइनस यानी घटे बड़ी कोष्ठक शुरू 18 घटे मध्यम कोष्ठक शुरू 8 भाग 4 तो लिख दिया भाग 4, और इसको घटाने पर कितना आया था 6, ये घटे का सिंबल है तो घटे 6। और अब हमारा छोटी कोष्ठक का क्रिया संपन्न हुआ तो भाग 3 मध्यम कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठक बंद। अब हम किस कोष्ठक की क्रिया करेंगे, मध्यम कोष्ठक की। मध्यम कोष्ठक में भी क्या करेंगे, अब 4 में से 6 घटाना शुरू नहीं कर देना, दोनों तरफ देखो। पहले हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, यानी कि 8 भाग 4 और 6 भाग 3। 8 में अगर हम 4 से भाग दें तो 2 और 6 में भाग दें तो कितना आएगा, 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2 घटे 2। लेकिन आप देखो बाहर में क्या है, घटा का चिन्ह, और घटा गुने घटा बराबर जोड़ और घटा गुने जोड़ बराबर घटा, ये याद रखना है। तो ये हो गया 20 घटे 18 तो लिख दिया 18 और घटे, अब यहाँ पर क्या आया था हमें, ये देखो 2 घटे 2, या तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हो 2 घटे 2 बराबर 0, या इस यहाँ पर क्रिया कर लोगे तो क्या आएगा, ये घटा है और यहाँ जोड़ है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा घटा, तो हमने लिख दिया घटा 2, और यहाँ जो 2 है उसके पीछे में क्या है घटा, और घटा को गुना करेंगे तो क्या आएगा जोड़, तो हमने लिख दिया जोड़ 2। अब ये देखो घटा 2 जोड़ 2 बराबर 0, तो हमने लिख दिया 20 घटे 18 घटे 0। अब 20 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 2। इस तरह से आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ रहा आपका विकल्प बी में उत्तर 2, तो आपका सही उत्तर क्या है बी। इस प्रश्न को देखो, 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं 7 गुने 2 गुने 5, 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 2 और 7 गुने 5 गुने 2 गुने 3। तो पहला चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हमें गुणनखंड कहता है तो यानी कि दी गई संख्या को हम ऐसे हिस्से में बांटते हैं जिसका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो। तो अब ये देखो, चूंकि ये 2 से विभाजित नहीं होता तो इसका एक खंड 2 नहीं होगा, लेकिन ये 3 से विभाजित होगा तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 के अतिरिक्त 3 है, जिससे 75 विभाजित होगा पूरी तरह से। तो हमने लिख लिया 3 और 3 से भाग दिया 75 को तो आया 25, यानी कि इसका पहला गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 25। ठीक है, लेकिन हमें क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। और अभाज्य का मतलब क्या होता है कि वो अंक या वो संख्या या तो खुद से विभाजित होता हो या फिर 1 से विभाजित होता हो। अब यहाँ देखो 3 के बारे में तो ये सही है कि ये अभाज्य है, ये या तो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा या फिर 1 से। लेकिन 25 के बारे में यही बात नहीं कही जा सकती। 25 1 से भी विभाजित होगा, 25 5 से भी विभाजित होगा और 25 25 से भी विभाजित होगा। लेकिन अभाज्य हम इसको तब कहेंगे जब वो या तो सिर्फ स्वयं से विभाजित होता हो या 1 से विभाजित होता हो, यानी कि 25 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये 75 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 3 तो है, तो अब हम 25 को तोड़ते हैं। 25 के 2 गुणनखंड हैं, जैसे 5 गुने 5, 5 गुने 5 बराबर 25, तो हमने लिख लिया 3 और 25 के बदले हमने लिख दिया 5 गुने 5। अब ये क्या है 75 के गुणनखंड है, जिसमें 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि अब ये 75 के कौन से गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। 3 गुने 5 गुने 5, और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है बी में।
तो आपका सही उत्तर क्या है? बी। लेकिन एक चीज और हम बताना चाहते हैं यहां पर, फिर से मैं जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है और आपका बहुत सारा समय बचेगा। अब ये देखो, अब गुणनखंड अभाज्य हो या कोई सा भी गुणनखंड हो, लेकिन इन सभी अंकों या संख्याओं को गुना करने पर मान तो 75 ही आना चाहिए ना, वो कोई कम या अधिक तो नहीं होगा ना। अब यहाँ आप अपने विकल्प को देखो, 7 गुने 2 बराबर 14 गुने 5 बराबर 70, ये तो 75 है ही नहीं, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। अब चलो इसमें देखो, 5 गुने 5 25 गुने 3 बराबर 75 गुने 2 बराबर 150, यानी ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। 7 गुने 5 यानी 35 गुने 2 बराबर 70 गुने 3 बराबर 210, ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। यानी कि हमें हल करने की जरूरत नहीं है, हल करके जांच करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सीधे गुना करके मन ही मन देख लेंगे कि कौन 75 है, खास करके जब इस तरह के विकल्प दिए गए हों तो इसलिए जैसे ही क्वेश्चन मिले आपने पढ़ा और लगे हल करना शुरू हो गए, तो ये जरूरी नहीं है, कई बार सिर्फ देख के ही हम आंसर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ इसको गुना करके चेक कर लेंगे कि ये 75 से कम है या अधिक है क्या है, जबकि हमें वो विकल्प चाहिए जो 75 है और ऐसा विकल्प सिर्फ एक है आपके पास, बी। तो इस आधार पर भी हम उत्तर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।